हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम को 8 बजे जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो है लेकर आए हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का जो है टेस्ट बदलना है। और आज हम लोग जीके का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 50 जो है बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और प्रीवियस ईयर में कई बार जो है ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। तो सभी लोग जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जिनको भी आंसर पता है वो लोग आंसर जो है जरूर क्लिक करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सभी लोगों को हम बता दें, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, यानी यहां पर जो है महिलाओं का राज चलता था। महिलाएं जो है सब कुछ काम करती थी, यानी घर के बाहर जितना भी कारोबार होता था वो जो है यहां पर महिलाएं ही करती थी। चलिए वहीं पर आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट हुआ, सभी लोग आंसर जरूर दें अगर आपको पता है तो। चलिए बताइए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए बताइए सभी लोग आंसर। बिल्कुल, चलिए तो मैं इसका राइट आंसर पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं। तो जो दूसरे का राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि जैन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये जो है 5 मंदिरों का एक समूह होता है। ठीक है, यानी जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसमें 5 मंदिरों का जो है बिल्कुल समूह है। और इसको जो है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ था। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए, गीत गोविंद किसकी कृति है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है जयदेव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। चलिए तो इसका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और अगर मैं इसकी बात करूं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1674 ईस्वी में जो है इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। बिल्कुल, अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था तो 1630 ईस्वी में जो है शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, या अकाल तख्त का हम ऐसा बोले निर्माणकर्ता कौन सा सिख गुरु थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु हरगोविंद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर पूछा जाए कब बनवाया गया है तो 1606 ईस्वी में जो है ये बनवाया गया है। ठीक है, अकाल तख्त। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करते हुए चलिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। बहुत बढ़िया, ये तो आप सभी लोगों को लगभग पता ही होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल, तो इसका जो है वास्को डिगामा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली अंग्रेज व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा बी, यानी सूरत। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन छात्रों ने सूरत बताया बिल्कुल सही है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, और फिर एग्जाम में आएंगे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित नहीं रही। बताइए, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित नहीं रही। बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ये लखनऊ इसका जो है यहां पर सही आंसर होगा। लेकिन यहां पर मैं बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इधर उधर जो है गलत है। यहां पर नहीं रही वाला नहीं होगा, किस स्थान से संबंधित रही ये होना चाहिए। नहीं आप काट दीजिए, ठीक है।
बिल्कुल नहीं, आप काट दीजिए। यहां पर क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं, तो लखनऊ आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल चंपारण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो चंपारण जो था वो आपका जो है नील से संबंधित था, तिनकठिया जिसको आप जानते हो, चंपारण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और अगर ईयर पूछ ले किस ईयर में हुआ था, तो 1881 ईस्वी में जो है केसरी का संपादन किया गया था। तो ईयर भी अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिख लीजिए इसको। चलिए, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से कहां की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर दांडी यात्रा की बात हो तो 12 मार्च 1930 को जो है इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और साबरमती आश्रम से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां पर जाकर रुकी थी? तो दांडी जाकर ये पहुंची थी। चलिए, और 6:30 बजे जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। सुबह के 6:30 बज रहे थे और उतने समय जो है नमक कानून तोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लिखते हुए भी चलें। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र को कहा जाता है, आकार में जो है बिल्कुल पृथ्वी के ही समान होता है। आगे बताइए, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा क्या है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शीत मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? बहुत ही जो है इजी वाला क्वेश्चन है। बताइए, समताप मंडल कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं या क्षोभ मंडल कहते हैं? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्षोभ मंडल जो है कहते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल आता है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और फिर वायुमंडल आता है। ये आपके 5 लेयर होती हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दक्कन का पठार आपका हो जाएगा। ठीक है, दक्कन का पठार आपका जो है इसका सही हो जाएगा। और दक्कन के पठार को जो है आप लोग प्रायद्वीपीय पठार के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके पास कॉपी में लिख लीजिए, दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार में भारत के, या हम कहें कि देश के 8 राज्य जो हैं स्थित है इस दक्कन के पठार में। ठीक है, चलिए, तो जब भी बात होगी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आंसर होगा दक्कन का पठार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल, चलिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो गोदावरी हो जाएगी। और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम कावेरी की बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। यानी कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कावेरी में भी का है और दक्षिण की गंगा में भी का है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो गोदावरी नदी है ये कहां से निकलती है, तो त्र्यंबक पहाड़ी से जो है निकलती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, गोदावरी जो है त्र्यंबक पहाड़ी पश्चिमी घाट से निकलती है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा 1465 किलोमीटर। तो यह भी आप नोट डाउन करते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। तो 17 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि मालाबार तट हो जाएगा। बिल्कुल सही रहेगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, और अगर आपके एग्जाम में आ जाए पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो वहां पर आपका मालाबार सही हो जाएगा। तो इसको कहीं दोनों जगहों पर लिख लीजिए, कंफ्यूजन होती है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग की अगर बात होगी तो मालाबार तट हो जाएगा। और ये दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो भी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं और आपको ये लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन के अलावा भी मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दें कि डेली शाम को 8 बजे जो है टॉपर्स इन चैनल पर बेहतरीन क्लास अगर करनी है आपको, तो आप लोग जुड़ जाया करें 8 बजे, बिना किसी से पूछे और बिना किसी को बताए 8 बजे आ जाओ। अपने दोस्तों को बस शेयर कर दिया करो कि चलो भाई मिलकर क्लास करते हैं। चलिए, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बिल्कुल, सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। बिल्कुल, तो सहकारी कृषि इसका जो है थोड़ा सा सही आंसर हो जाएगा। भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? बताइए, पश्चिमी तट के बंदरगाह में सम्मिलित नहीं है। चलिए, तो आपको हम बता दें कि पश्चिमी तट में आपको मैं बता दूं यहां पर, तो बिल्कुल, तो पश्चिमी तट में आपका यहां पर आ जाता है, एक तो आपका आ जाएगा बिल्कुल कांडला आ जाएगा जो कि गुजरात में है, नाहवा सोवा आ जाएगा जो कि मुंबई में है, यानी नाहवा सोवा भी आपका पश्चिमी तट से संबंधित है। मारमा गोवा जो कि गोवा में है, ये भी आपका हो जाएगा। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कोच्चि का, ये भी हो जाएगा। तूतीकोरिन आपका जो है पूर्वी तट का है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसकी ट्रिक भी लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तट के बंदरगाह में कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक आप लिख लीजिएगा, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। तो कान्हा से हो जाएगा कांडला, नहा से हो जाएगा नाहवा सोवा महाराष्ट्र, मामा में 2 मामा है तो इसमें एक मामा हो जाएगा मारमा गोवा, मंगनी से हो जाएगा मंगलोर कर्नाटक, को से हो जाएगा कोच्चि केरल और मुंबई से हो जाएगा मुंबई। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 6 बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर हैं। कौन कौन से हैं लिख लो आप, कांडला गुजरात, नाहवा सोवा महाराष्ट्र, मारमा गोवा गोवा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल और मुंबई महाराष्ट्र। आपको अगर ट्रिक लिखनी है, ट्रिक लिख लीजिए, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कांडला गुजरात, नाहवा सोवा महाराष्ट्र, मारमा गोवा गोवा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल और मुंबई महाराष्ट्र। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करिएगा और फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तूतीकोरिन। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, संवहनीय वर्षा से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा होती है। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। बिल्कुल, तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सामूहिक उपभोग का अर्थ हो जाएगा घरेलू खपत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, साधन लागत जो है यहां पर दर की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, या प्रोडक्ट की बात करते हैं यहां पर। तो अगर एनएनपी की आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो लिख लीजिए, आपके पास कॉपी अगर हो तो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का जो है फुल फॉर्म होता है साधन लागत पर। तो यहां पर हिंदी तो फिलहाल गलत लिखी है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए, बिल्कुल नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हो जाएगा। चलिए,
भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। एनएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया भैया, तो उसको लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बिक्री कर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल 1 दिसंबर 2022 को जो है मेजबानी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा 2022 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? 26 की बात करते हैं यहां पर, तो बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 27। चलिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसकी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए, संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? 28 का राइट आंसर बताइए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ये तो सही नहीं होगा। किस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन जो है 16 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, तो 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद, या संसद और राज्यों की विधायिकाएं? चलिए, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का लोकतांत्रिक देश है, तो भारत की जनता सबसे ज्यादा शक्तिशाली है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, या अवशिष्ट विषय से? यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा सभी लोग। बिल्कुल, शिक्षा किस सूची से संबंधित है? बिल्कुल, तो समवर्ती सूची आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार जो है विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल, तो 31 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है 33 यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? बिल्कुल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? बिल्कुल बताइए। आपको हम बता दें कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार में आता था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। आपको हम बता दें, ठीक है, बिल्कुल हटा दिया गया था, और आज के समय में इसको भाग 12 में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? 12 नंबर भाग में जो है इसको रखा गया है। और अब इसका आर्टिकल क्या है? तो 300A जो है अब इसका आर्टिकल हो चुका है। तो ये चीजें याद रखिएगा। जो संपत्ति का अधिकार जो है पहले तीसरे भाग में आता था, अब वो हमारे 12वें भाग में आ चुका है, और अब जो इसका आर्टिकल है वो 300A है। और अगर आपसे पूछे किस ईयर में इसको हटाया गया था, तो 1978 44वें संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। और अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, यानी 32 नंबर के राइट आंसर की, तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अब ये वैधानिक अधिकार हो चुका है। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बताइए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना? तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है ये आता है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, 34,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए मतदान का 50%, या कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत 34। तो बिल्कुल इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो बहुत सारे लोग दे भी रहे होंगे। कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। गुट निरपेक्षता, तो बिल्कुल शक्ति पुंजों से तटस्थता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जहां एक्सप्लेन करना होगा वहां पर हम जरूर बताएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत बढ़िया ये जो है क्वेश्चन है, और इसको हम अगर समझाने की कोशिश आपको करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं इस समय, और इसमें टोटल कंट्री जो है वो 193 देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय की हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क जो है आपका अमेरिका में इसका पड़ जाता है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में। भारत कब शामिल हुआ? तो 145 में। टोटल कितने कंट्री इसके मेंबर हैं? तो 193 इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको जो है याद रखते हुए चलना है। चलिए, बहुत बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कब है? का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावपूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। चलिए, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विश्व व्यापार की बिल्कुल मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है WTO, जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बिल्कुल तो वो आपका जिनेवा में पड़ जाएगा। ठीक है, जिनेवा में जो है आपका ये हेडक्वार्टर पड़ जाएगा। अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूं। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। वहीं पर अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो ये जो है प्लेयरों को दिए जाते हैं और कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना स्टार्ट हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो 1969 आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 से शुरू हुआ और स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा यह दिया जाता है। स्पेल ऑन द टाइगर किसके द्वारा लिखी गई है? देखो भाई, जहां एक्सप्लेन करना वहां एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स जरूर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सैयद माउंट गोमरी। चलिए, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर स्थित है बताना है आपको, बताइए। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? 41। चलिए सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ये क्वेश्चन 42 थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। संघाई कारपोरेशन संगठन, संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं?
चलिए, तो आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एससीओ के नाम से जानते हैं, एससीओ, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपको इसका आंसर बताना है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। चलिए, और हालांकि इसमें 8 मेंबर जो हैं शामिल हैं, जिसमें भारत भी जो है शामिल है। मैं 8 कंट्री का नाम बता दे रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपके 8 कंट्री हो जाएंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपके जो हैं 8 हो जाएंगे। और बाकी अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में जो है एससीओ की स्थापना की गई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत सी चीजें अगर क्लियर हो रही तो प्लीज जो है लाइक करते हुए चलिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल, तो पारसेक जो है इसकी बिल्कुल ही करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। चलिए, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। बहुत बढ़िया, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पायरिडिक्सिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइनोकोबाल्मिन जो है B12 का होता है, राइबोफ्लेविन जो है B2 का होता है। चलिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 45। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी न्यूटन। इन्होंने 3 नियम दिए थे अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, इन्होंने इसका जिक्र भी किया है। वहीं पर आ जाते हैं, डीटीपी का विस्तार करें, 46। बिल्कुल, डीटीपी का फुल फॉर्म, बिल्कुल, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? और भैया इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो 47 का बी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, जिसमें आप लोग खाद्य पदार्थ या फिर दवा को आप संरक्षित रखते हैं। 48, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? 48, बिल्कुल, तो मेरुरज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रंग वर्णांतता किस प्रकार का होता है? संक्रामक, उपार्जित, आनुवंशिक या जन्मजात, जिसको आप लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से आप जानते हैं। बताइए 49 का राइट आंसर। बिल्कुल, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिक। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपका आनुवंशिक होता है। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? बिल्कुल, तो ये जो है भैया आपका फायान जो है ये आपका आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ये 6 साल तक जो है भारत में रहा। फाहियान भारत कब आया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 399 ईस्वी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, डेली शाम को 8 बजे हम लोग को क्लास करनी है, तो सभी लोग जरूर 8 बजे जुड़ा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।